बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व बारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। लॉ गेट की सीरीज़ का सिलसिला जारी है और आज जो CPC का जो ऑर्डर रिकॉर्ड करवा रहे हैं वो ऑर्डर 9 और 39 है। ये ऑर्डर इंतहाई कीमती है, इतना कीमती है कि इसमें से मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो आपके लॉ गेट में पूछा जाता है। तो अब क्या नाम है, हम इसको शुरू करते हैं। ऑर्डर 9 को शुरू करते हैं। पहले ऑर्डर 9 के मुतालिक आपसे पहला लॉ गेट में जो सवाल पूछेगा वो ये पूछेगा कि ऑर्डर 9 किस चीज़ के मुतालिक है। तो आप कहेंगे ऑर्डर 9 जो है वो पार्टी की अपीयरेंस के मुतालिक है, और अगर वो अपीयर नहीं होती तो उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके जो नताइज उनको भुगतने पड़ेंगे उसके मुतालिक। यानी सिंपल वर्ड में कि ऑर्डर 9 जो है वो अपीयरेंस ऑफ पार्टी एंड व्हेन दे नॉट अपीयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर नॉन अपीयरेंस, के पार्टी की अटेंडेंस के मुतालिक कि वो अदालत में हाजिर हो। अगर वो नहीं हाजिर होती तो क्या नाम है, उनको जो नताइज भुगतने पड़ेंगे उसके मुतालिक ऑर्डर 9 डील करता है। अब आपको दूसरा सवाल लॉ गेट में पूछ सकता है कि जो ऑर्डर 9 है वो सिर्फ प्लेंटिफ की हाज़िरी के बारे में बताता है या डिफेंडेंट की हाज़िरी के मुतालिक बताता है। आप कहेंगे वो प्लेंटिफ की हाज़िरी के मुतालिक ही बताता है और डिफेंडेंट की भी हाज़िरी यानी अटेंडेंस के मुतालिक बयान करता है। और दोनों अगर नहीं आते तो उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस जिनको नताइज भुगतने पड़ेंगे उसके मुतालिक भी जो है ये ऑर्डर 9 बताता है। अब हम इसका रूल 1 शुरू कर देते हैं। रूल 1 पहला जो एक रूल है उसके अंदर क्या कहा, पार्टी टू अपीयर ऑन डे फिक्स्ड इन समन फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर। इसमें यह कहा गया कि जिस डेट को अदालत ने सम्मन जारी किया डिफेंडेंट को, मुद्दा अलैह को जो है सम्मन जारी किया, कोई प्रोसेस जारी किया कि आप इस डेट को अदालत में आए, तो वो अदालत में ज़रूर आएगा। अब लॉ गेट में जो आपको वो गलत स्टेटमेंट बना कर देगा वो क्या होगी, वो आपको क्या कहेगा कि अदालत ने सम्मन जारी किया एक डिफेंडेंट को कि इस डेट को अदालत के अंदर आए, इस अदालत में आए, और वो उस डेट को मे अपीयर, मे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देगा, मे अपीयर, वो चाहे तो आ सकता है। आप कहेंगे गलत, जब अदालत ने सम्मन दिया होगा तो शैल अपीयर के साथ सही होगा। तो अगर यहाँ पे रूल 1 में अगर वो मे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देगा तो पूरी स्टेटमेंट गलत है, बल्कि क्या ठीक है कि शैल अपीयर वो ज़रूर आएगा। तो इसमें ये, अब इसमें एक और स्टेटमेंट आपको बना कर देगा कि अगर वो शख्स खुद तो नहीं आता जिसको सम्मन जारी किया, उसका वकील आ जाता है, तो क्या उसके वकील का आना जो है, उसके प्लेडर का आना जो है, वो उसकी हाज़िरी मानी जाएगी? हाँ, उसकी हाज़िरी मानी जाएगी। अब है रूल 2, डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समन नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लेंटिफ फेलियर टू पे कॉस्ट। इसमें यह कहा गया कि डिफेंडेंट जो है वो नहीं आता, इसलिए नहीं आता कि प्लेंटिफ ने सम्मन का खर्चा नहीं दिया। तो क्या होगा, तो देखें एक रूल है, ये अदालत का कानून है कि जब भी कोई शख्स एज ए प्लेंटिफ मुद्दई के तौर के ऊपर जो मुकदमा दायर करता है तो वो सम्मन के खर्चा वगैरह जो मुद्दा अलैह के पास, डिफेंडेंट के पास जो सम्मन भेजने पड़ते हैं, जो प्रोसेस होता है, उसका खर्चा भी जमा करवाता है। तो यहाँ पर आपको रूल 2 में ये कहा कि वो अगर जमा नहीं कराता तो क्या होगा। अब अदालत चाहे तो उसके मुकदमे को डिसमिस कर सकती है। तो आपको लॉ गेट के अंदर यहाँ पे क्या गलत स्टेटमेंट बना कर देगा कि अगर उसने सम्मन इसलिए जारी नहीं हुआ कि जो प्लेंटिफ है उसने खर्चा दिया ही नहीं और जो डिफेंडेंट नहीं आता, तो आगे क्या लिखेगा, कोर्ट शैल डिसमिस द सूट, कि शैल का लफ्ज़ है कि ज़रूर कोर्ट जो है रूल 2 के तहत उसको डिसमिस कर देगी। नहीं, मे डिसमिस द सूट, यहाँ पे लफ्ज़ मे ठीक है, ऊपर लफ्ज़ शैल ठीक था, दूसरा जो है जो रूल 2 है इसमें मे का लफ्ज़ ठीक है। इसकी मे और शैल की अहमियत लॉ गेट के वो स्टूडेंट ज़्यादा समझेंगे जो 24 जुलाई को जो अब हुआ था, 2022 को जो टेस्ट लॉ गेट का हुआ था, वो देखें कितनी स्टेटमेंट आई थी, कितने सवाल आए थे मे और शैल, मे और शैल, मे और शैल। इसलिए मैं साथ साथ आपका कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ कि ताकि आपको इस चीज़ का, इस तरह का अगर सवाल आता है तो आपको पता हो। तो रूल 1 के अंदर शैल ठीक है, रूल 2 के अंदर जो है वो मे का लफ्ज़ ठीक है। तो क्या अदालत चाहे तो उसके मुकदमे को खारिज कर सकती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको लॉ गेट के अंदर सवाल बना देगा रूल 2 से, वो ये सवाल ये बना देगा कि प्लेंटिफ ने खर्चा जमा नहीं कराया था,
और डिफेंडेंट तक जो है वो समन नहीं पहुंचा, मगर डिफेंडेंट खुद ब खुद अदालत में आ जाता है, उसको किस तरीके से पता चल जाता है, या बाय चांस वो खुद अदालत में आ जाए या उसका वकील अदालत के अंदर आ जाए जिस दिन हेयरिंग है, तो अब क्या, क्योंकि सम्मन का तो खर्चा जमा नहीं कराया था, सम्मन तो नहीं पहुंचा, तो क्या अब भी अदालत मुकदमा खारिज कर देगी? अब खारिज नहीं करेगी। ठीक है, अगर सम्मन का खर्चा जमा नहीं कराया और जो है डिफेंडेंट को पता ही नहीं कि सम्मन जारी हुआ है, मगर वो बाय चांस खुद आ जाता है या किसी तरीके से उसका वकील आ जाता है उसी दिन जिस दिन पेशी चल रही, तो अब क्या नाम है, अब मुकदमा खारिज नहीं किया जाएगा। रूल 3, वेयर नेदर पार्टी अपीयर्स सूट टू बी डिसमिस, वो कहता है कि जहाँ पे दोनों पार्टी जो है वो नहीं आती, अब क्या करेगी? अब आपको स्टेटमेंट बना के देगा लॉ एक्ट में, अगर दोनों पार्टी नहीं आती अदालत क्या करेगी? मे डिसमिस दी सूट, यहाँ पे भी मे का लफ्ज़ है। ठीक है, कि वो चाहे तो मुकदमे को खारिज कर सकती है। रूल 4, प्लेंटिफ मे ब्रिंग फ्रेश सूट और कोर्ट मे रिस्टोर सूट टू फाइल। रूल 4 में ये कहा कि क्या अदालत जो मुकदमा डिसमिस हुआ था उसको दोबारा बहाल कर सकती है, या जो उसने मुकदमा डिसमिस किया था कि नया मुकदमा दाखिल करने की इजाज़त दे सकती है, इसके मुतालिक डील करता है रूल 4। अब आपको वो लॉ एक्ट में सवाल इस तरह बनाकर देगा कि रूल 2 के तहत जब प्लेंटिफ ने खर्चा जमा नहीं कराया था सम्मन का और उसका जो मुकदमा था वो डिसमिस हो गया था, या रूल 3 के तहत पार्टीज़ नहीं आई थी और मुकदमा खारिज हो गया था, तो अब अगर वो अदालत के अंदर आकर अदालत को माकूल वजह बता दे कि इसलिए मैंने क्या नाम है खर्चा जमा नहीं कराया था, मेरी फ़लाँ मजबूरी थी, या मैं इसलिए इस तारीख को नहीं आया था, रूल 3 के तहत मेरी फ़लाँ मजबूरी थी, और अदालत उस मजबूरी को समझ ले, तो अब अदालत के उसके मुकदमे को बहाल कर सकती है। हाँ, अदालत उसके मुकदमे को बहाल कर सकती है या उसको नया सूट भी दाखिल करने को कह सकती है, तो दोनों बातें कर सकती है। अगर वो सिर्फ आपको लॉ एक्ट में लिख दे कि सिर्फ अदालत उसके मुकदमे को बहाल कर देगी, सेट असाइड कर देगी डिसमिसल ऑर्डर को, तो आप और नीचे पढ़कर देखना, अगर नीचे ये भी लिखा है कि उसको इजाज़त दे देगी कि वो नया जो है वो सूट भी दाखिल कर सकता है, तो अब ये जो वो स्टेटमेंट सही होगी जिसके अंदर ये दोनों हैं। ठीक है, तो अदालत क्या कर सकती है, उसके मुकदमे को बहाल कर सकती है, डिसमिसल ऑर्डर को सेट असाइड कर सकती है, बरतरफ कर सकती है उसको, और क्या नाम है उसके मुकदमे को बहाल भी कर देगी, और चाहे तो अदालत क्या कहे कि आप नया मुकदमा दाखिल कर दो। अब यहाँ पे एक वो चीज़ पूछेगा कि वो शख्स किसी भी टाइम पे आके अदालत को कह दे कि ठीक है जी मैं नहीं आया था, या ख़ास वक्त पे उसको आना होगा, तो यहाँ पे पूछे कि लिमिटेशन एक्ट यहाँ पे अप्लाई होगा? हाँ, लिमिटेशन एक्ट ने हर मुकदमे की, हर एप्लीकेशन की ख़ास डेट मुकर्रर कर दी कि इस डेट के अंदर अगर आप आओगे तब आपकी बात मानी जाएगी, इस डेट के बाद नहीं आओगे तो आप क्या नाम है, आपको ख़ास फिर वजह अदालत को बतानी पड़ेगी, आपको ख़ास अदालत को समझाना पड़ेगा। रूल 5 के सेक्शन 5 के तहत, लिमिटेशन एक्ट के तहत आपको अदालत को बताना पड़ेगा मैं क्यों नहीं आया। ठीक है, तो यानी आपसे पूछ सकता है कि जो रूल 4 है उसके ऊपर जो लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, आप कहेंगे होगा। अब है हमारे पास रूल 5। रूल 5 में ये कहा गया कि डिसमिसल ऑफ सूट वेयर प्लेंटिफ आफ्टर समनिंग रिटर्न्ड अनसर्ड फेल फॉर 3 मंथ टू अप्लाई फॉर फ्रेश समन। इसमें ये कहा गया, पहले तो रूल सुन लें, पहले तो आप बात समझ लें फिर आपको रूल समझ आ जाएगा। जब भी कोई प्लेंटिफ डिफेंडेंट के पास सम्मन जारी करवाता और सम्मन सर्व नहीं होता, अब कानून क्या कहता है कि 3 महीने के बाद प्लेंटिफ दोबारा अदालत को एप्लीकेशन देगा कि आप सम्मन जारी करें, मेरा पहला 3 महीने पहले वाला सम्मन जारी जो है उस तक नहीं पहुंच पाया, उसकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाई, तो ये उसकी जिम्मेदारी वो 3 महीने के बाद अदालत से नया सम्मन जारी करवाने को कहेगा। अब इस रूल में 5 में ये कहा गया कि 3 महीने गुजर गए और उसने सम्मन जारी करवाने की एप्लीकेशन मूव नहीं की और 3 महीने का पीरियड गुजर चुका। अब अदालत क्या करेगी, तो यहाँ पे शेल के साथ उसके मुकदमे को डिसमिस कर देगी। ठीक है, तो शेल के साथ मुकदमे को डिसमिस कर देगी। अब यहाँ पे आपको एक लॉ एक्ट के अंदर एक सवाल बना के दे सकता है, वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं, कौन सी ऐसी 3 वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर अदालत जो रूल 5 में उसने जो मुकदमा खारिज किया, उसने 3 महीने के अंदर जो सम्मन जारी नहीं करवाया, लॉ एक्ट में क्या पूछेगा, 3 महीने के अंदर
उसने जो समन जारी नहीं करवाने की एप्लीकेशन दी और अदालत ने उसके मुकदमे को डिसमिस कर दिया। अब ऐसी क्या 3 वजूहात हैं, अगर वो बता दे तो अदालत जो है उसके मुकदमे को बहाल कर सकती है। पहली वजह वो ये बता दे कि मेरी तरफ से तो जो है वो सम्मन जारी किया गया था, मेरा कोई कसूर नहीं है। दूसरी वजह ये बता दे कि हाँ, डिफेंडेंट खुद ही सम्मन को लेना नहीं चाहता, वो सम्मन के प्रोसेस को कंप्लीट ही नहीं होने देता। जब भी सम्मन जारी किया जाता तो वो इधर उधर हो जाता, ये सम्मन की तामील ही नहीं होने देता। और तीसरी बात क्या, कोई सफिशेंट काज बता दे, कोई माकूल तरीन वजह बता दे, तो अब अदालत क्या करेगी, उसके मुकदमे को बहाल कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है इस आर्डर को। अब इसमें भी आपसे ये पूछ सकता है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है वो अप्लाई होता है, वो लागू होगा रूल 5 पर, ऑर्डर 9 के रूल 5 पे अप्लाई होगा? आप कहेंगे हाँ, इस पे भी अप्लाई होगा। छठा बड़ा अहम रूल है, इसमें कहता है कि प्रोसेस व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपीयर। ठीक, वो कहता है सिर्फ प्लेंटिफ अगर आता है। इसके अंदर काफ़ी सारी स्टेटमेंट बना के देते हैं, 3 रूल 6, उसका सब रूल 1, फिर उसके अंदर ABC 3 स्टेटमेंट बनाई हुई है। वो कहता है कि सिर्फ प्लेंटिफ अगर आता है और डिफेंडेंट नहीं आता। पहली स्टेटमेंट क्या बना के दिया, उसने ये कहा, आपको लॉ गेटर बना कर देगा कि अगर जो है वो सिर्फ प्लेंटिफ आता है और डिफेंडेंट को सम्मन पहुंच चुका था। देखो लॉ गेट में क्या पूछेगा, डिफेंडेंट को सम्मन जारी हो चुका था, डिफेंडेंट तक सम्मन मिल चुका था, उसको पता था कि मैंने इस डेट को जाना है, मगर वो नहीं आता और सिर्फ प्लेंटिफ आ जाता है। अब अदालत क्या करेगी? अब अदालत क्या करेगी, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को लेके चलेगी, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जारी कर देगी, एक तरफा कार्रवाई शुरू कर देगी। अब आपको लॉ गेट में यहाँ पे बड़ा गंदे तरीके से उलझाएगा वो, और क्या गलत स्टेटमेंट बना कर देगा, स्टूडेंट समझेगा एक्स का लफ्ज़ आया बस ठीक है। नहीं, पहले देखो एक्स पार्टी लिखा है या एक्स डिक्री लिखा है। अगर वो स्टेटमेंट बना कर देता है कि जो डिफेंडेंट के पास सम्मन जारी हुआ उसको पता कि मैंने आना है और मगर वो नहीं आता, अब अदालत नीचे लिख देगी आपको कि एक्स पार्टी डिक्री जारी कर देगी। ठीक है, तो एक्स पार्टी डिक्री जारी नहीं करेगी बल्कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू करेगी। तो एक्स पार्टी डिक्री नहीं बल्कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जो है वो शुरू करेगी। तो इसलिए आपने क्या करना है, होश के साथ देखना है कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का लफ्ज़ ठीक है, एक्स पार्टी डिक्री गलत है। और ये एक और चीज़ भी जहन में याद रखना, कभी भी डायरेक्ट एक्स पार्टी डिक्री जारी नहीं होती। ये रूल है, ये जहन में बैठा लेना, कभी भी एकदम एक्स पार्टी डिक्री जारी नहीं होती, बल्कि पहले एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू होती है, एक तरफा कार्रवाई शुरू होती है, उसके बाद एक्स पार्टी डिक्री जारी होगी, उसके बाद एक तरफा डिक्री जारी हो जाएगी। अब आपको दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये बताता है कि व्हेन समवन नॉट डूली सर्व्ड, आपको स्टेटमेंट दूसरी बनाकर देगा कि सम्मन जो है वो उस तक पहुंचा ही नहीं। क्या नाम है, जो डिफेंडेंट तक सम्मन पहुंचा नहीं और वो आके उसको ये बता दे कि सम्मन नहीं पहुंचा। अब अदालत क्या करेगी, अदालत जो है अब जो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जारी नहीं करेगी बल्कि क्या करेगी, एडजॉर्न कर देगी, एक पेशी दे देगी और दूसरा सम्मन जारी करवा देगी। तो अगर आपको स्टेटमेंट बना कर दे कि व्हेन सम्मन नॉट डूली सर्व्ड, जब सम्मन सर्व नहीं हुआ तो अब अदालत एडजॉर्न करके पेशी देकर क्या करेगी, नए जो है सम्मन जारी कर देगी। तीसरी आपको स्टेटमेंट बनाकर वो ये देगा कि सम्मन तो जारी हो गया और डिफेंडेंट को मिल भी गया, मगर वो इतना लेट मिला कि वो अपनी जो है तैयारी कर ही ना पाया। अब अदालत क्या करेगी, तो अब यहाँ पर अदालत क्या करेगी कि यहाँ पर अदालत जो है वो एडजॉर्न कर देगी, उसको नई जो है तारीख दे देगी, मुकदमे को पोस्टपोन कर देगी। यहाँ पे लफ्ज़ शेल के साथ पोस्टपोन कर देगी। देखो अगर तो उसके पास सम्मन पहुँचा, लॉ गेट में आपसे स्टेटमेंट बना कर देगा सम्मन तो पहुँचा मगर इतना लेट पहुँचा कि वो आ नहीं सकता था, तो अब क्या करेगी, शेल के साथ पोस्टपोन कर देगी अदालत और नई तारीख उसको दे देगी। अब यहाँ पर एक आपसे पूछ सकता है इसी रूल 6 के अंदर, इसकी सब रूल 2 के अंदर, कि अगर प्लेंटिफ का सारा कसूर था और उसकी वजह से ये सारा मसला पड़ा है, तो जो अदालत का टाइम ज़ाया हुआ, केस में जो डिले हुआ, क्या अदालत चाहे तो उससे कॉस्ट ले सकती है प्लेंटिफ से? हाँ, अदालत चाहे तो उस प्लेंटिफ से ख़र्चा ले सकती है, कॉस्ट ले सकती है, आपसे पूछ सकता है। रूल 7 में क्या कहा, प्रोसीजर वेयर ए डिफेंडेंट अपीयर ऑन डे ऑफ एडजॉर्न्ड। उसमें यह कहा गया कि जो डिफेंडेंट है
वो अगर एडजॉर्ड वाली डेट को, यानी इसमें ये रूल 7 में कहा गया कि जो डिफेंडेंट है वो पेशी पे आ जाता है और यानी एक तरफा कार्रवाई शुरू हो चुकी, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी, मगर डिफेंडेंट जो है वो अदालत में आ जाता है या तो पेशी वाले दिन या उससे पहले या आगे पीछे आ सकता है जिस दौरान एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जारी हुई पड़ी, और अदालत को आके यकीन दिला देता है कि मैं इस वजह से नहीं आया था, मेरी माकूल वजह है ये, मैं नहीं पहुंच सका था, और अदालत यकीन कर ले। अब क्या करेगी, अब अदालत एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को ख़त्म कर देगी, जो उसने जो सिलसिला जारी किया हुआ था एक तरफा कार्रवाई का उसको ख़त्म कर देगी। अब आपसे यहाँ पे एक और चीज़ पूछ सकता है कि अदालत चाहे तो उस पे कॉस्ट लगा सकती है डिफेंडेंट के ऊपर, हाँ वो चाहे तो लगा सकती है। रूल 8, प्रोसीजर वे डिफेंडेंट ओनली अपीयर, जो अगर सिर्फ डिफेंडेंट आता है तब क्या होगा। प्लेंटिफ नहीं आ रहा, मुद्दई खुद नहीं आ रहा जिसने केस दाखिल किया होगा, मगर डिफेंडेंट आ जाता तो क्या होगा। तो इसमें 2 काम होंगे। पहला कि अदालत मुकदमे को डिसमिस कर देगी। अब आपसे इसी में एक स्टेटमेंट बना के पूछेगा कि अगर प्लेंटिफ नहीं आ रहा मगर डिफेंडेंट आ जाता है, अदालत को मुकदमा तो डिसमिस करना चाहिए, मगर जो डिफेंडेंट है वो आकर किसी एक इल्ज़ाम को मान लेता है कि हाँ जो ये मुद्दई ने मुझ पे, प्लेंटिफ ने जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाया हुआ है, मैं इसको इस इल्ज़ाम को तस्लीम करता हूँ कि ये वाकई बात ठीक है। अब अदालत क्या नाम है मुकदमे को डिसमिस कर देगी? नहीं, अब अदालत क्या नाम है मुकदमे को डिसमिस नहीं करेगी। और आपसे पूछ सकता है कि जिस हद तक उसने अब नई स्टेटमेंट बना कर देगा कि क्या अदालत जो उस शख्स ने, डिफेंडेंट ने जो जुर्म कबूल कर लिया है, जो बात कबूल कर ली है, जो एक उज़र कबूल कर लिया है, तो क्या उसकी हद तक अदालत चाहे तो डिक्री जारी कर सकती है? हाँ, अदालत डिक्री जारी कर सकती है। अब है हमारे पास रूल 9, डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफ़ॉल्ट बार फ्रेश सूट। उसने इसमें ये कहा गया रूल 9 के अंदर, जो प्लेंटिफ है उसकी गलती की वजह से अदालत ने कोई डिक्री जारी कर दी, प्लेंटिफ के खिलाफ डिक्री जारी कर दी, तो अब क्या प्लेंटिफ नया सूट लेकर आ सकता है? अब आपको लॉ गेट में स्टेटमेंट बनाकर इस तरह देगा कि रूल 8 के तहत प्लेंटिफ नहीं आया था और अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया या उसके खिलाफ जो है डिक्री जारी कर दी, या तो टोटल डिक्री जारी कर दी या उसका कोई पार्ट जारी कर दिया। अब क्या वो अदालत के अंदर जो है नया मुकदमा दाखिल कर सकता है, इसी काज ऑफ एक्शन को लेकर दाखिल कर सकता है? आप कहेंगे नहीं कर सकता। ठीक, अब आपसे इसी में पूछ सकता है वो कब जो है वो मुकदमा दाखिल कर सकता है, जो रूल 8 के तहत उसका जो है मुकदमा खारिज हुआ था, डिसमिस हुआ था या डिक्री जारी हो गई थी उसके खिलाफ, वो कब कर सकता है? तो आप कहेंगे वो तब कर सकता है जब अदालत को पक्का यकीन दिला दे कि मैं क्या नाम है, मैंने इसलिए मैं नहीं आया था, अदालत मान ले। मगर अदालत जब तक दूसरी पार्टी को नोटिस जारी नहीं करेगी, आगे कोई बात, कोई डिक्री जारी नहीं करेगी। यानी अदालत क्या करेगी, अगर ऐसी उसकी बात मान लेती है कि हाँ ये वाकई माकूल बात बता रहा है जिसकी वजह से ये रूल 8 के अंदर नहीं आया था, तो अब अदालत क्या करेगी, पहले नोटिस देगी मुखालिफ पार्टी को कि ये बंदा मेरे पास पहुंचा, इसने कहा मैं इसलिए नहीं आया था, मैं इसकी बात मान चुका हूँ, मैं इसके आगे इसकी बात को मान रहा हूँ। तो ये जब पहले नोटिस देगी तब आगे जाके वो करेगी। तो हाँ, अगर वो अदालत को यकीन दिला देता है तो तब जो है अदालत उसकी बात मान लेगी। अगर यकीन नहीं दिला सकता तो जो रूल 8 के तहत उसका मुकदमा खारिज हुआ था वो कोई फ्रेश सूट नहीं लेकर आ सकता उसी काज ऑफ एक्शन पे, उसी बात के ऊपर, उसी उज़र पर। मिसाल के तौर मेरा उज़र क्या है, मेरा काज ऑफ एक्शन क्या है कि मेरे मकान के इस बंदे ने जो है 5 महीने का किराया रोक रखा है, तो अगर मैं नहीं आता रूल 8 के तहत तो मेरा मुकदमा जो है खारिज हो जाता है और डिक्री उसके हक़ में पास हो जाती है, तो अब मैं इसी मुकदमे को दोबारा अदालत में लेके नहीं जा सकता कि इसने मेरे क्या नाम है 5 महीने का किराया रोका होगा, मैं नहीं लेके जा सकता। हाँ, मैं कब लेके जा सकता हूँ, अगर मैं अदालत को पक्का यकीन दिला दूँ कि जो मेरी ये माकूल वजह थी। अब अदालत क्या करेगी, जो उसने डिक्री जारी की थी या मुकदमा खारिज किया था, उस पार्टी को, किराएदार को नोटिस जारी करेगी कि जो आसिफ है उसका मैं मुकदमा वापस ले रही हूँ। पहले नोटिस जारी करेगी फिर बाद में करेगी। अब इस पर एक और चीज़ पूछ सकता है कि इस पर लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा? आप कहेंगे लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट इस पर अप्लाई होगा, रूल 9 के ऊपर भी। अब यहाँ पर है रूल 10 के अंदर कहा, प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ 1 or more ऑफ द सेवरल प्लेंटिफ।
वो कहता है कि अगर एक मुकदमे के अंदर एक से ज़्यादा मुद्दई हैं, एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं और उसमें से चंद आ रहे हैं, चंद नहीं आ रहे, अब अदालत क्या करेगी? अब अदालत क्या करेगी कि जो चंद आ रहे हैं ना, उनको लेकर आगे मुकदमे को बढ़ाना शुरू कर देगी। अब आपको लॉ एक्ट में क्या कहेगा, स्टेटमेंट क्या बना कर देगा कि एक मुकदमा है, एक सूट है, उसके अंदर काफ़ी सारे जो है 5-10 जो है, फॉर एग्जांपल 10 जो है प्लेंटिफ है, उसमें से 6 आ रहे हैं, 4 नहीं आ रहे। अब आपको गलत स्टेटमेंट क्या बनाएगा, अदालत जो है मुकदमा खारिज कर देगी। नहीं, खारिज नहीं करेगी, जो आ रहे हैं उन्हीं को लेके आगे चलना शुरू कर देगी। रूल 11 में इसका उल्ट है। उसमें यह कहा गया कि अगर काफ़ी सारे डिफेंडेंट हैं और उन डिफेंडेंट में से चंद डिफेंडेंट आ रहे हैं और चंद डिफेंडेंट नहीं आ रहे, अब अदालत क्या करेगी? तो अब अदालत क्या करेगी कि जो डिफेंडेंट आ रहे हैं उस कोर्ट की सवाबदीद के ऊपर है, ठीक है। यानी इसके अंदर ये क्या कहा गया, रूल 11 में ये कहा गया कि एक ऐसा मुकदमा है जिसमें काफ़ी सारे डिफेंडेंट हैं, काफ़ी सारे मुद्दाल हैं, उसमें से चंद आ रहे, चंद नहीं आ रहे। अब अदालत क्या करेगी? अब अदालत की सवाबदीद पर है, डिस्क्रिशन पावर है अदालत की कि उनके खिलाफ जो नहीं आ रहे उनके खिलाफ क्या ऑर्डर जारी करती है और जो आ रहे हैं उनको क्या डिक्री प्रोवाइड करती है। ये अदालत की सवाबदीद के ऊपर होता है। रूल 12, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अटेंडेंस विदाउट सफिशिएंट काज शोन ऑफ पार्टी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन। रूल 12 के अंदर जो है, आप ये बात जहन में बिठा लें, रूल 12 ऑर्डर 9 का सिर्फ और सिर्फ किसको डील करता है? वो शख्स की जिस्मानी हाजिरी को डील करता है। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, या तो वो शख्स खुद आ जाए या उसका वकील आ जाए। मगर रूल 12 ये बताता है कि अदालत ने एक शख्स को, पार्टी को क्या कहा कि तुमने खुद आना है, और वो पार्टी खुद जिस्मानी तौर पर नहीं आती और कोई वजह भी नहीं बता पाती अदालत को कि मैं क्यों नहीं आई। अब अदालत क्या करेगी? अब वो पिछली तमाम जो अदालत कार्रवाई कर सकती थी, डिसमिस कर सकती थी, जुर्माने लगा सकती, कुछ भी कर सकती थी, तो इसमें क्या कहा, पिछले जितने भी रूल हैं वो सारे के सारे 12 पे अप्लाई हो जाएंगे। अगर जिस्मानी तौर पर उसको बुलवाया और वो नहीं आता और कोई सफिशिएंट काज भी नहीं बताता, कोई वजह भी माकूल नहीं बताता मैं क्यों नाकाम हो जाता, तो उस पर वो पिछले तमाम रूल अप्लाई हो जाएंगे। अब है कि हमारे पास रूल 13 बड़ा अहम है, ठीक है। रूल 13 जो है वो बड़ा अहम है, सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टी। रूल 13 किसको डील करता है? वो कहता है कि जो एक्स पार्टी डिक्री किसी के खिलाफ जारी हो गई, एक तरफा डिक्री जारी हो गई, अब उसको सेट असाइड करना उस डिक्री को खारिज करवाने के मुताल्लिक है। रूल 13 में ये कहा गया कि अगर जो एक्स पार्टी डिक्री जारी हुई थी, ठीक, और जो है डिफेंडेंट आकर, यानी जिसके खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री जारी हुई, वो अदालत को आकर यकीन दिला दे, क्या यकीन दिला दे? मुझ तक सम्मन नहीं पहुंच सका, या ये कार्रवाई नहीं हो सकी, या कोई माकूल वजह बता दे। अब अदालत क्या कर सकती है? अब अदालत उसकी जो एक्स पार्टी डिक्री उसके खिलाफ जारी हुई थी, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग नहीं, एक्स पार्टी जो डिक्री जारी हुई थी, वो डिक्री जो है सेट असाइड हो जाएगी, वो डिक्री खारिज कर दी जाएगी। अगर वो ये कहता है वो ऐसा मुकदमा है कि एक डिफेंडेंट नहीं आया था, आपसे क्या कहेगा, एक ऐसा मुकदमा है जिसके अंदर काफ़ी सारे डिफेंडेंट हैं, मगर एक या चंद डिफेंडेंट नहीं आए थे और उनके खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री जारी हो गई, जो नहीं आए थे उनके खिलाफ जारी हो गई। अब वो आके अदालत को यकीन दिला देते हैं, लॉ एक्ट में इस तरह पूछेगा, अगर यकीन दिला देते हैं कि हम इसलिए नहीं आए थे, अदालत उसकी बात पे यकीन कर लेती है। अब एक ऐसी उस अदालत ने डिक्री जारी की थी कि वो अगर खारिज करती है तो सबके खिलाफ खारिज हो जाएगी, ऐसी डिक्री कि जिसको अदालत जुज़वी तौर पर, पार्शली तौर के ऊपर अदालत खारिज नहीं कर सकती। कुछ ऐसी डिक्री है कि अगर खारिज करती है इनके खिलाफ से तो एज ए होल जो पिछले बाकी उनके खिलाफ भी खारिज होगी। तो हाँ, आप क्या कहेंगे, अगर एक ऐसी डिक्री है कि जो जुज़वी तौर के ऊपर खारिज नहीं की जा सकती, उसको सेट असाइड नहीं किया जा सकता, तो वो एज ए होल तमाम के लिए खारिज कर दी जाएगी। अदालत उस डिक्री को ख़त्म ही कर देगी, नई प्रोसीडिंग शुरू कर देगी आगे के, अब दोबारा प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाए। यहाँ पे एक और चीज़ आपको एक उलझा कर पूछेगा, लॉ एक्ट में स्टेटमेंट बनाएगा कि क्या महज ये इस बात के ऊपर, ठीक है, कहेगा कि क्या महज इस बात के ऊपर अदालत एक्स पार्टी डिक्री जो जारी हुई उसको खारिज कर सकती है कि वो डिफेंडेंट आके कहे जी सम्मन तो जारी किया गया था मगर सही तरीके से जारी नहीं किया गया था, यानी प्रोसेस ऑफ सम्मन को चैलेंज कर दे,
ये ना कहे कि मुझे सम्मन नहीं मिला था, बल्कि क्या कि सम्मन तो जारी हुआ था जी, मगर सही तरीके जारी नहीं हुआ, यानी उसके तरीके को जो है कि उसका तरीका सही जारी नहीं होता, ऐसी कोई बुनियाद बना ली। या इर्रेगुलरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा आपको लॉ गेट में कि इर्रेगुलरिटी ऑफ प्रोसेस को वो कह दे, तो अब अदालत एक्स पार्टी डिक्री को खारिज नहीं करेगी। अगर वो कहता कि सिर्फ इर्रेगुलरिटी थी सम्मन के प्रोसेस में, नहीं, वो ये बताए माकूल वजह मुझ तक पहुँचे ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, इस चीज़ का इल्म नहीं, ये कोई सफिशेंट काज बताए कि मैं इसलिए नहीं आया, कोई मेरी किस जगह पे मैं कैद हो गया था, कहीं पे मैं फंस गया था, या फलां हॉस्पिटल के अंदर मैं बेहोश था, इतने अरसे में मुझे पता ही नहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया था, वो चीज़ें बता दे, फिर अदालत कर सकती है। अब इसमें भी पूछेगा कि जो है इसके अंदर जो लिमिटेशन एक्ट का जो है वो सेक्शन 5 अप्लाई होता है, आप कहेंगे हाँ इसमें भी लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 अप्लाई होगा। ऑर्डर 9 का आखिरी रूल 14 कि नो डिक्री टू बी सेट असाइड विदाउट नोटिस टू अपोजिट पार्टी, वो कहता है जब तक अदालत अपोजिट पार्टी को नोटिस जारी नहीं कर देगी तब तक जो डिक्री एक्स पार्टी डिक्री उसको खारिज नहीं कर सकती। आपको लॉ गेट में उलझाकर क्या कहेगा कि डिफेंडेंट अदालत में आता है, उसके खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री जारी हो चुकी है, और अदालत में आता है, अदालत को यकीन दिला देता है कि मेरी ये वजह थी, अदालत यकीन कर लेती है। अब उसके यकीन करने पर बगैर नोटिस दिए, दूसरी पार्टी को बगैर नोटिस दिए क्या उसकी डिक्री को, जो उसने डिक्री जारी की थी, उसको खारिज कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है? आप कहेंगे नहीं, पहले मुखालिफ पार्टी को नोटिस देगी कि हाँ इस तरह मैं कर रही हूँ, नोटिस के बाद जो है वो उसकी खारिज करेगी। ये हमारा आर्डर जो था ये नो कंप्लीट हुआ।